आई एम श्योर हम सभी ने लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर ये एक्सपीरियंस ज़रूर किया होगा, या कुछ लोग शायद कर भी रहे हों, दैट हम अपने पेरेंट्स की जब एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं कर पाते हैं तो उनकी आंखों में एक डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिलती है। और वो डिसअपॉइंटमेंट कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पर हिट करती है, जो हमें रियलाइज़ कराती है कि हम अपने पेरेंट्स को खुश नहीं कर सके या उनको प्राउड फील नहीं करा सके। एंड देन वी स्टार्ट टू डाउट आवरसेल्व्स। ये फीलिंग बहुत इंटेंस होती है। आई एम श्योर सभी ने कभी ना कभी ज़रूर फील की होगी, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड टू काफका। हे गाइस, वेलकम टू अकेडमी ऑफ नॉलेज। माय नेम इज़ मंजू, एंड आज की वीडियो में हम फ्रांज काफका की लाइफ एंड उनके वर्क के बारे में बात करेंगे। फ्रांज काफका 20th सेंचुरी के फेमस फिक्शन राइटर्स में से एक समझे जाते हैं, एंड वन ऑफ द बेस्ट एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स में से भी एक माने जाते हैं। काफका लाइफ की एक ऐसी साइड प्रेजेंट करते दिखते हैं जिसे शायद हर इंडिविजुअल फील करता ही करता है, बट उसे एक्सप्रेस करना कहीं ना कहीं नामुमकिन सा लगता है। बट काफका ने इसे बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा अपनी राइटिंग्स के ज़रिए एंड हमारे साथ शेयर किया। वो हमें वो साइड दिखाते हैं जहाँ पर हम सभी ऐसे पॉइंट पर स्टक फील करते हैं दैट सारी की सारी पावर लूज़ हो जाती है, सारी सिचुएशंस सर्कमस्टांसेस जो हैं वो कुछ सेंस नहीं बनाती हैं, एंड लाइफ अब्सर्ड सी लगती है। सो पहले काफका की लाइफ का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। अगर आपको फ्रांज काफका की लाइफ के बारे में डिटेल में जानना है तो मैंने उनके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो। एनीवेज, फ्रांज काफका 1882 में प्राग में एक ज्यूइश फैमिली में पैदा हुए थे। उनके फादर हरमन काफका ने वर्किंग क्लास से उठकर बिज़नेस क्लास में अपनी एक रेपुटेशन बनाई थी और ख़ुद को एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन इस्टेब्लिश किया, जिस वजह से काफ़ी लोग उनको काफ़ी रिस्पेक्ट भी देते थे, एंड हरमन काफका का काफ़ी नाम था। हरमन काफका की पर्सनालिटी भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, दिखने में भी वो बल्की थे। तो कहीं ना कहीं हरमन काफका की अपने बेटे से भी यही एक्सपेक्टेशंस थी कि उनका बेटा भी उन्हीं की तरह स्ट्रॉन्ग हो दिखने में, एंड मेहनत के दम पर अपना एक नाम बनाए सोसाइटी में। वो काफ़ी कुछ और भी फ्रांस से एक्सपेक्ट करते थे, बट फ्रांस जो थे वो अपने फादर की एक्सपेक्टेशंस के जस्ट ऑपोजिट निकले। फ्रांस बहुत ही वीक थे, फ्रैजिल थे, जिस वजह से हरमन को कहीं ना कहीं उनको देखकर एक इरिटेशन सी होने लगी। हरमन काफका उनको स्टैंड नहीं कर पाते थे, इसीलिए बचपन से फ्रांस को क्रिटिसाइज़ करते रहते, हर छोटी चीज़ पर उन्हें सुनाते रहते, उन्हें ऐसा फील कराते कि ही इज़ नॉट इनफ, या वो उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है। एंड इस साइकोलॉजिकल अब्यूज़ ने जो एक छोटा फ्रांस था, क्योंकि वो तो एक बच्चा था ना, उसे कुछ नहीं पता था, एज अ फादर उन्हें समझना चाहिए था कि वो बच्चा है, बट उन्होंने उसका अपोजिट किया और उसे साइकोलॉजिकली काफ़ी टॉर्चर किया, जिस वजह से फ्रांस की लाइफ जब वो अडल्ट लाइफ में गए थे काफ़ी वे में अफेक्ट हुई थी, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो जब वो छोटे थे फ्रांस को रियलाइज़ हुआ कि ही इज़ नॉट इनफ फॉर हिज़ फादर, तो वो एक वॉइड क्रिएट होता चला गया धीरे धीरे। एंड देन फिर वो बड़े हुए, जिसके बाद उन्होंने अपनी इन फीलिंग्स को राइटिंग्स के थ्रू शेयर करना शुरू किया। उनकी इस राइटिंग वाले साइड के बारे में किसी को पता नहीं था, तो फ्रांस को जो भी इमोशंस फील होते थे अपने पेरेंट्स को लेकर कि वो उनके लिए इनफ नहीं है और उनके पेरेंट्स भी उन्हें सही से ट्रीट नहीं करते थे, तो वो उन इमोशंस को राइटिंग्स में निकाल देते थे। वो आगे राइटिंग परस्यू करना चाहते थे, बट उनके फादर चाहते थे कि फ्रांस लॉ परस्यू करे, जिसके लिए उन्हें कॉलेज भेज दिया गया। एंड कॉलेज में ही वो अपने बेस्ट फ्रेंड मैक्स ब्रॉड से मिले। देन कॉलेज से निकलने के बाद फ्रांस ने एक लॉ फर्म ज्वाइन की, जिसे कुछ टाइम बाद छोड़कर उन्होंने एक इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन कर ली। ऑल्दो वो अपनी जॉब से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें काफ़ी लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता था एंड राइटिंग के लिए बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता था।
बट स्टिल फ्रांस अपनी राइटिंग से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए वो कभी ना कभी उसके लिए कैसे भी करके टाइम निकाल ही लेते थे। एंड वो जिन भी इमोशन से गुजर रहे थे, जो भी एगनी में थे, वो सभी कुछ अपनी राइटिंग्स में निकाल दिया करते थे। आई गेस राइटिंग कहीं ना कहीं उनका कंफर्ट जोन बन चुकी थी। देन काफ्का की फलीस नाम की एक लड़की से इंगेजमेंट भी हुई थी, 2 बार हुई थी, बट दोनों बार उनकी इंगेजमेंट टूट गई थी। मेन रीज़न तो यही था दैट वो जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ उनके साथ चल रहे थे उनका भी एक रोल था, प्लस काफ्का को हेल्थ इश्यूज़ भी होने लग गए थे। तो यही रीज़न थे जिसकी वजह से उनकी इंगेजमेंट टिक नहीं पाई एंड दोनों बार टूट गई थी। फ्रांस ने जब अपनी राइटिंग्स वो लिखते गए थे तो बीच में अपनी इन राइटिंग्स को पब्लिश करने की भी कोशिश की थी एंड कुछ शायद पब्लिश भी की थी शॉर्ट स्टोरीज़, बट वो चली नहीं थी एंड किसी ने पसंद नहीं किया। तो इस फेलियर ने भी उनके ऊपर गहरा असर डाला था, जिसकी वजह से उन्हें अपने ऊपर और ज़्यादा डाउट होने लगा एंड उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब कभी भी अपनी राइटिंग्स पब्लिश नहीं करेंगे। इसीलिए वो सिर्फ अकेले में लिखते गए एंड ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस काफ्का ने अपनी काफ़ी राइटिंग्स अधूरी भी छोड़ी, उन्होंने पूरी नहीं की, कहीं ना कहीं वो उन्हें हाफ में ही छोड़ देते थे। एंड एट द सेम टाइम बीमारी से भी जूझ रहे थे काफ़ी। 41 ईयर्स की एज में काफ्का की ट्यूबरकुलोसिस से मौत हो गई। वैसे ये एज बहुत कम लगती है कि इतनी कम एज में उनकी मौत हो गई, बट एट द सेम टाइम इतनी शॉर्ट लाइफ जीने के बाद भी काफ्का अपने पीछे ग्रेट वर्क्स छोड़कर गए, जिन्हें हम आज भी पढ़ रहे हैं उनकी मौत के इतने सालों बाद भी। ऐसा ये भी कहा जाता है कि जब काफ्का अपने लास्ट डेज़ में थे तो उन्होंने अपने फ्रेंड मैक्स ब्रॉड से बोला था अपनी सारी राइटिंग्स को जला देने के लिए उनके मरने के बाद, जैसा कि ऑफ कोर्स ब्रॉड ने नहीं किया। जब काफ्का की मौत हो गई थी उसके 10 साल तक ब्रॉड उनकी राइटिंग्स को कलेक्ट करते रहे थे जहाँ जहाँ भी थी एंड उन्हें सीक्वेंस में लगाया एंड फिर फिनिश किया और उसके बाद उन्होंने उसे पब्लिश कराया। एंड देन आज यही रीज़न है हम काफ्का को जानते हैं, उनकी ब्यूटीफुल एंड इंटेंस राइटिंग की वजह से, जो ह्यूमन साइकोलॉजी को डिफरेंट वेज़ में रिप्रेजेंट करती नज़र आती है। काफ्का ने 3 ग्रेट नॉवेल्स एंड काफ़ी शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी थी, जिनमें से उनकी मोस्ट फेमस राइटिंग्स हैं द ट्रायल, द कासल, अमेरिका, मेटामॉर्फोसिस, द हंगर आर्टिस्ट एंड मैनी मोर, जिनके बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। काफ्का की हर एक राइटिंग में एक चीज़ कॉमन है, वो कॉमन पैटर्न आपको सारी राइटिंग्स में दिखेगा दैट जो मेन कैरेक्टर है वो लाइफ में स्ट्रगल कर रहा होता है। एंड स्ट्रगल से मेरा मतलब है कि उसकी सरकमस्टांसेस ऐसी होती हैं कि उसे हेल्पलेस सा फील होता है, वो चाहे कितना कुछ कर ले कुछ भी चीज़ सेंस नहीं बनाती है एंड उसे लगता है कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लाइफ करना क्या चाह रही है, क्योंकि उसे अपने आंसर्स नहीं मिल रहे होते हैं। एक और चीज़ जो नोटिस करने वाली है वो ये दैट मेन कैरेक्टर एक इलॉजिकल ऑप्रेसिव अथॉरिटी फिगर से फाइट कर रहा होता है एंड ये ऑप्रेसिव अथॉरिटी फिगर जो है उनके फादर को रिप्रेजेंट करता है। तो उनकी सारी राइटिंग्स अपने रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड है। जैसा कि हम जानते हैं काफ्का की लाइफ में उनके फादर के साथ जो रिलेशनशिप थी वो काफ़ी टेंस थी। उन्हें अपने फादर से कभी प्यार नहीं मिला, हमेशा डिसअपॉइंटमेंट फील हुई या फिर हेट्रेड ही मिली। और इस चीज़ को निकालने के लिए उन्होंने अपनी राइटिंग्स में ऐसे कैरेक्टर बनाए जो काफ्का की साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। हम काफ्का की नज़रों से देख सकते हैं कि वो कैरेक्टर कैसे लाइफ की सिचुएशंस में डील कर रहा था एंड उसकी कोई गलती ना होने की वजह से भी उसे बहुत बुरे वे में स्ट्रगल करना पड़ा एंड किसी की भी हैप्पी एंडिंग नहीं हुई, सबकी बहुत ही आई वुड से सैड एंडिंग्स थी, जो कि कहीं ना कहीं दिखाते हैं कि काफ्का के दिमाग में क्या चल रहा था और वो भी कितना अंदर से दुखी थे या हेल्पलेस फील कर रहे थे। एक टर्म है काफ्का एस्क, आपने ज़रूर सुनी होगी, जो काफ्का की राइटिंग्स के बाद ही उनके नाम से इंस्पायर्ड होकर निकली थी, उनके फैंस ने बनाई थी। काफ्का एस्क का मतलब होता है एक डार्क ग्लूमी स्टेट जिसमें इंसान
पावरलेस, हेल्पलेस फील करता है एंड उसे लाइफ बहुत अब्सर्ड लगती है। सो अगर इस स्टेज से कोई इंसान गुज़र रहा हो तो हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि काफ्काएस्क वाला सीन उसके साथ चल रहा है। एंड इंग्लिश में भी राइटिंग स्टाइल में काफ्काएस्क एक राइटिंग स्टाइल माना जाता है अभी काफ्का की राइटिंग्स के बाद, तो ये टर्म काफ़ी फेमस है। फ्रांज काफ्का एग्जिस्टेंशियलिस्ट राइटर्स लाइक कियरकेगार्ड एंड शोपेनहावर से काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड थे एंड उनकी सारी राइटिंग्स में जो मेन कैरेक्टर है उनके नाम मोस्टली के से ही शुरू होते हैं। ये पैटर्न आप देख सकते हो डेफिनेटली। काफ्का की राइटिंग में नाहिलिज्म के ग्लिम्स क्लियरली देखने को मिलते हैं जो एग्जिस्टेंस की क्रूअल रियलिटी के बारे में बात करते हैं, जैसा कि हम उनकी नॉवल द ट्रायल में जोसेफ के अथॉरिटी के साथ होने वाले स्ट्रगल के थ्रू देख सकते हैं। इस नॉवल में जो जोसेफ होता है उसको सडनली अरेस्ट कर लिया जाता है विदाउट हिम नोइंग कि उसका क्या फॉल्ट था या क्या क्राइम है, उसे बताया नहीं जाता एंड से पकड़ कर ले जाया जाता है। देन काफ़ी टाइम तक ये प्रोसेस चलता रहता है एंड वो यही फिगर आउट नहीं कर पाता है कि उसकी फॉल्ट है तो है क्या। अगैन अथॉरिटी के हाथों वो हेल्पलेस फील करता है। देन ऑल ऑफ अ सडन एक दिन अचानक से 2 एजेंट्स आते हैं उसके पास, उसे लेकर जाते हैं एंड देन मार देते हैं। तो द ट्रायल के थ्रू आई गेस यही सेम चीज़ दिख रही है कि लाइफ कितनी अब्सर्ड है। अचानक से आपके साथ कुछ भी हो जाता है, आपको पता नहीं है वो चीज़ हो क्यों रही है, आप उसके आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हो, बहुत कोशिश करते हो, पर कोई सल्यूशन नहीं मिलता है, ना समझ में आता है ये हो तो हो क्यों रहा है। एंड देन यू फील लाइक कि व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ लाइफ, इस एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है। एंड यहीं से शायद नाहिलिज्म के कुछ ग्लिम्सेस दिखने शुरू होते हैं, अब्सर्डिटी के ग्लिम्सेस दिखने शुरू होते हैं जो एग्जिस्टेंशियलिज्म से ही निकलते हैं। एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर्स इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं। देन उनकी नेक्स्ट नॉवल द मेटामॉर्फोसिस जो वन ऑफ माय फेवरेट है, उसमें देखते हैं कि ग्रेगोर अचानक से कॉकरोच बन जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ ये हुआ क्या। देन धीरे धीरे वो ये सारी चीज़ें प्रोसेस करता है, फिर अपने फैमिली की बातें सुनता है एंड उसे रियलाइज़ होता है कि अब उसकी फैमिली को उसकी ज़रूरत नहीं है। जब तक वो इंसान था तब तक वो लोग उसको अच्छे से ट्रीट करते थे क्योंकि वो पैसे कमा कर लाता था, घर वालों की हेल्प करता था। बट अभी वो कॉकरोच बन गया है तो घर वालों के किसी काम का नहीं है, तो वो लोग यही सब डिस्कस कर रहे होते हैं कि इसका कोई अब काम नहीं है, यूज़लेस है, तो इसे मार देते हैं। ये सारी बातें ग्रेगोर के ऊपर बहुत गहरा असर डालती है। उसे खुद लगने लगता है कि अब उसे भी जीने का कोई हक नहीं है एंड शायद सही है वो मर ही जाए। तो कहीं ना कहीं आप इमेजिन कर सकते हो काफ्का की साइकोलॉजी कि वो इन चीज़ों से डील कर रहे थे। लाइक यू नो अपनी खुद की फैमिली के लिए ये देखना कि वो लोग अब आपको नहीं चाहते, यू फील रिजेक्टेड बाय देम। जब तक आप उनके काम के लिए थे या उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतर रहे थे तब तक वो लोग आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं एंड एक अच्छा इंसान बना पोर्ट्रे करके रखते हैं। लेकिन जब आप उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरा नहीं कर पा रहे हो तो वो लोग आपको अब बुरे वे में ट्रीट करने लगते हैं। इट्स लाइक कि उनकी साइड से कभी लव था ही नहीं, वो लव कंडीशनल था। एक होता है अनकंडीशनल लव जिसमें आपके जो पेरेंट्स हैं आप उनके लिए एक अनकंडीशनल लव फील करते हो, नो मैटर व्हाट वो क्या करें क्या नहीं करें, आपका लव किसी भी कंडीशन पे डिपेंड नहीं होता है। एंड वैसे ही पेरेंट्स का लव होता है बच्चे के लिए जो अनकंडीशनल होता है, वो किसी कंडीशन पे बेस नहीं होता है कि हाँ अगर उस बच्चे ने ये चीज़ करी उनके अकॉर्डिंग तो ही प्यार मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। बट हम देख सकते हैं एंड आज भी मोस्टली अब ये लव कंडीशनल ही बन चुके हैं क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों से इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं, उनके ऊपर रख दी जाती है कि वो उसके तले ही दब जाते हैं। और जब वो उन एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते हैं तो उनसे बुरा बर्ताव किया जाता है, उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है एंड कहीं ना कहीं वो बच्चे अपने अंदर सेल्फ हेट्रेड डेवलप कर लेते हैं। तो मेटामॉर्फोसिस में ग्रेगोर के थ्रू काफ्का यही कहना चाह रहे हैं कि जब उन्हें अपनी फैमिली से रिजेक्टेड फील होता है तो उन्हें भी लगता है कि उन्हें अब जीने का कोई हक नहीं है। जब उनकी खुद की फैमिली ही उन्हें एक बर्डन, एक बोझ समझ रही है तो फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। एंड काफ्का ग्रेगोर के इमोशंस को बहुत प्रोफाउंडली एक्सप्रेस करते हैं एंड दिखाते हैं कि जब आप अपनी फैमिली से ही सेपरेटेड फील करते हो कि वो लोग आपको नहीं समझ रहे हैं या फिर रिजेक्टेड फील करते हो तो एक इंसान
कैसे लोनली एंड मिजरेबल फील करने लगता है। काफका अपनी राइटिंग्स के थ्रू ह्यूमन सफरिंग को ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करते हैं एंड हमें दिखाते हैं कि कैसे ह्यूमंस सरकमस्टांसेस के प्रिजनर बन जाते हैं एंड जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता। वो हमें दिखाते हैं कि मैन एक फ्रेजाइल एंटिटी है एंड कैसे जब उसकी सर्कमस्टांसेस उसे घेर लेती हैं एंड जब उसे हेल्पलेस फील होता है और वो कितना कुछ क्यों ना कर ले, जब कुछ नहीं होता है तो उसके पास उन सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट करने के सिवाय कोई और ऑप्शन नहीं होता। ऐसा ही कुछ द हंगर आर्टिस्ट में होता है, जिसमें वो लंबे लंबे फास्ट रखता है लोगों को एंटरटेन करने के लिए, ये दिखाने के लिए वो कितने टाइम तक भूखा रह सकता है जिससे लोग उसे देखने आएँ। बट एक टाइम के बाद जब वो वीक होने लगता है एंड लोग भी उसका सेम एक्ट देख देख कर बोर हो जाते हैं तो वो लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। एंड देन जब कोई नहीं आता है तो उस हंगर आर्टिस्ट को रिप्लेस करके उसकी जगह एक टाइगर को रख दिया जाता है जिसकी एपेटाइट बहुत ज़्यादा होती है, वो काफ़ी खाना खाता है एंड अब लोग उसे देखने आते हैं और लोगों को उसे देखकर ज़्यादा मज़ा आता है। एंड ये भी शो करता है कि कैसे जब आप किसी चीज़ को करने के एबल नहीं रहते हो तो लोग भी आपको रिजेक्ट कर देते हैं जब आप उनके एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते हो। सो काफका की हर एक राइटिंग में हम ये सेम पैटर्न देख सकते हैं कि जो मेन कैरेक्टर है वो अपनी लाइफ में कितना मिजरेबल होता है, उसे कहीं से भी किसी भी टाइप का प्यार नहीं मिलता है, वो हेल्पलेस पावरलेस फील करता है, एक फेलियर समझता है खुद को। एंड ये सब कुछ हमें काफका की खुद की साइकोलॉजी बताती है कि वो किस लेवल पर चीज़ों को देखते थे और वो किस इमोशन से गुजर रहे थे जिसे कभी कोई नहीं समझ पाया। ऐसा भी कहा जाता है कि फ्रांज काफका ने अपने लेटर डेज़ में फ़ादर को एक लॉन्ग लेटर भी लिखा था जिसमें उन्होंने सारे इमोशन शेयर किए थे कि उनके फ़ादर के थ्रू उन्होंने बचपन से लेकर अभी तक जितने भी साइकोलॉजिकल अब्यूज़ फ़ील की थी उससे उन्हें कैसा फ़ील हुआ, वो सारे इमोशंस उसमें उन्होंने लिखे थे। और जब अपने फ़ादर को देने की बारी आई थी लेटर तो उनकी हिम्मत नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने वो लेटर अपनी मदर को दे दिया था कि वो फ़ादर को दे दे। बट उनकी मदर ने भी वो लेटर नहीं दिया था, ये कहकर मना कर दिया कि वो अपने हस्बैंड को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती ऐसा लेटर दिखाकर, इसीलिए उन्होंने भी नहीं दिया। तो आप समझ सकते हो कि उन्हें अपने पेरेंट्स की साइड से कितना रिजेक्टेड फील हुआ होगा, उनके पेरेंट्स ने उन्हें किस नज़र से देखा होगा कि काफका ये सोचने पर मजबूर हो गए उनकी कोई नीड नहीं है। जस्ट इमेजिन दैट फीलिंग कि आप अपने खुद के पेरेंट्स के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, आपके खुद के पेरेंट्स आपको समझ नहीं सकते, आप उन्हें वो इमोशंस या जो भी चीज़ें आपके अंदर चल रही हैं उन्हें समझा नहीं सकते। तो उस सिचुएशन में आप कितना एक्सप्रेस भी नहीं कर सकती मैं उस इमोशन को कि कैसा फ़ील कर रहे होगे। वो सब कुछ काफका फ़ील कर रहे थे एंड उसे अपनी राइटिंग्स में शेयर कर रहे थे, जिसे हम क्लियरली देख सकते हैं कैरेक्टर्स के स्ट्रगल के साथ जो वो अपनी पूरी ज़िंदगी करते गए। एंड हर एक स्ट्रगल भी एंड में पता चलता है कि उसका भी कोई पॉइंट नहीं था क्योंकि सबकी एंडिंग बहुत ही मिजरेबल है, जो शो करती है कि ये लाइफ ही अब्सर्ड है शायद, क्यों कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन उठा देती है कि मतलब किसी चीज़ का कोई सेंस भी है या नहीं। आप कितना भी कुछ कर लो, जब कुछ सेंस बन ही नहीं रहा है, आप अपनी साइड से जो चाहो कितने हाथ पैर मार लो, कुछ नहीं होने वाला। एंड उस कंडीशन में आपके पास उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और ऑप्शन रह भी नहीं जाता है। एंड आई गेस काफका की राइटिंग्स यही सब कुछ रिप्रेजेंट करती है। मैंने काफका की बहुत कम बुक्स पढ़ी हैं, टू बी ऑनेस्ट द ट्रायल और मेटामॉर्फोसिस ही पढ़ी है। उसके अलावा बाकी मैंने हल्का सा ओवरव्यू ले रखा है, तो मे बी मैंने वो सारी चीज़ें शायद ना शेयर की हों जो अभी भी उसके अंदर हैं। ऑफ कोर्स होंगी, तो फॉरगिव मी अगर मैं कहीं पर गलत हुई तो। मैं बस अपनी साइड की जो मैंने जिस वे में देखा वो स्टोरी शेयर करना चाहती थी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अपने व्यूज़ शेयर कर सकते हो। रेस्ट वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।
फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।